नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सक्सेस पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पीजीटी का जो कल पेपर हुआ था उसकी आंसर शीट हम चेक करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम देख रहे हैं जो शिफ्ट 2 में पेपर हुआ था उसकी पूरी आंसर शीट देख रहे हैं। और मेरे पास जो सेट है वो ग्रुप सेट डी है, लेकिन देखिए डी हो, ई हो, एफ हो, जो भी हो, ए हो, डजेंट मैटर, क्योंकि क्वेश्चन वही है, उनका क्रम अलग अलग हो सकता है और क्रम क्वेश्चन गड़बड़ ना हो इसके लिए आपको बगल में प्रश्न भी दिखेंगे और उनके आंसर भी दिखेंगे। तो चलिए बिना एक सेकंड भी समय बर्बाद किए हम शुरू करते हैं। और जो पहला प्रश्न हमारा था वो ग्राफ था एक, जिसमें सीमेंट के उत्पादन को लेकर कुछ ऐसी बातें की गई थी। तो देखिए इसमें जो पहला प्रश्न ये है कि सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष में, कौन सी वर्ष पूछी गई है। तो अभी फिलहाल सॉल्यूशन का तो टाइम नहीं है, हम सिर्फ आंसर आपको बता रहे हैं। तो अभी आप देख लीजिए आप कितने नंबर आ रहे हैं। तो इसमें 4 विकल्प हैं और इसका चौथा विकल्प सही होगा 2014 से 15। दूसरा प्रश्न यह है कि 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था, कितना था, 31.8%, मतलब कि दूसरा विकल्प सही होगा। देखिए दूसरा विकल्प कहूं मैं, पहला विकल्प कहूं, आपके विकल्प कुछ और भी हो सकते हैं, इसलिए मैं उनका उसमें जो है वो भी बताता चलूंगा। 31.8%। तीसरा प्रश्न यह है कि उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा, किस वर्ष तक अधिकतम उत्पादन घटा, ये बात की गई है। तो 2015 और 16, इसमें डी सही है। आपके में जो भी हो देख लीजिए 2015-16 है। आगे प्रश्न ये है कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष खाली स्थान के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई 2013-14, 2013-14 में अधिकतम वृद्धि हुई। अगला प्रश्न, प्रथम 3 वर्ष दौरान औसत उत्पादन था, प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन कितना था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 48 मीट्रिक टन, 48 मीट्रिक टन इसका सही आंसर होगा। और देखिए दूसरा जो ग्राफ है इसमें भी कुछ बात की गई है। इसमें क्या है कि 2013 से 19 के मध्य करोड़ों रुपए में बताया गया है आयात के लेकर। तो इसके हम आंसर देखते हैं और उसमें यह है कि छठवां प्रश्न, एक्स के औसत आयात से अधिक आयात और एक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दूसरा विकल्प 2। आगे प्रश्न यह है कि वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स की आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स की आयात के उसके औसत से कितनी है, यह पूछा गया है। तो 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स की आयात के औसत से कितनी है। तो 64.38%, ये सही होगा इसका। आगे प्रश्न है कि वर्ष 2014-15 से 2015-16 के दौरान एक्स की आयात में वृद्धि प्रतिशत है, कितना है, 33.3%। और आगे देखिए प्रश्न की सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष एक्स की आयात की वृद्धि का औसत करोड़ रुपए में पूछा गया है। तो इसका जो सही है वो हमारे हिसाब से इनमें से कोई नहीं आएगा, नन ऑफ दीज, सी इसके हिसाब से सही होगा। आगे प्रश्न देखिए कि विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स की औसत आयात से अधिक था, विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स की औसत आयात से अधिक था। तो इसका जो सही है वो 2 है ना। देखिए दोस्तों हमने पूरी सावधानी बरती है, बहुत बारीकियों से इनके आंसर छांटे हैं, फिर भी अगर 1-2 प्रश्न गलत हो जाते हैं तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी रहूंगा इसके लिए। और आगे प्रश्न देखिए, ये भी एक तालिका दी हुई थी, इसी प्रकार की कुछ इसमें प्रश्न है। इसमें क्या था कि निम्न तालिका में 4 व्यक्ति एबीसीडी तथा एबीसीडी सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं और इसके संबंधित ये तालिका थी। तो इसका प्रश्न देखिए कि सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई, ये प्रश्न है। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 28.3%। और आगे चलिए, सोमवार की बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर है। सोमवार और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं के मध्य औसत पूछा गया, तो इसमें है 5.25। चलिए और आगे चलते हैं, प्रश्न देखते हैं कि मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या था। 7:9, 7:9 इसका सही होगा। अगर आपका डी सेट है तो डी विकल्प ही सही होगा। और सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी, यह प्रश्न पूछा गया था। इसका सही आंसर होगा 44.44%। और आगे चलते हैं, देखते हैं बी, सी तथा डी द्वारा सोमवार, मंगलवार और शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है। 44.33%, इसका जो है वो सही होगा। और देखिए एक चौथी और एक सारणी दी रखी है, इसमें क्या है कि वर्ष 2010 से 17 के मध्य फसलों का उत्पादन हुआ है और उसको लेकर कुछ प्रश्न बने हैं जिनके सही जवाब हमको देने थे।
तो देखिए इसमें क्या है कि 2016 से 17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई। तो चावल इसका जो है वो सही आंसर होगा। और आगे देखिए कि आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितना गुणा है। तो 1.90, 1.90 इसका सही होगा, सी विकल्प। और आगे देखिए तो यह प्रश्न है कि गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट देखी गई थी। तो इसका जो सही होगा वो होगा 2014-15। और इसमें थोड़ा डाउट भी है, दो ऑप्शन को लेकर 2013-14 भी हो सकता है, 14-15 भी हो सकता है। वो तो जब बोर्ड की तरफ से आंसर की जाएगी वहां पर कंफर्म हो जाएगा, लेकिन फिलहाल ये दोनों में डाउट है ना। और आगे देखते हैं कि इनमें से किस फसल में 2013-17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसमें का सही विकल्प जो होगा वो होगा बाजरा। 2010-11 से 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना है। 2010-11 से 16-17 के मध्य आलू का जो औसत उत्पादन है वो है 213.86 टन। और आगे प्रश्न देखते हैं कि भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे। धनवंतरी किसे कहा जाता था। हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार को, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति को, इनमें से कोई नहीं है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। जी हाँ, यही सही होगा, चौथा विकल्प डी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक को धनवंतरी कहा जाता था। निम्नलिखित में से निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए। टॉमस रो, फाहियान, हेंसयांग, इनके बारे में पूछा गया है कि कौन पहले भारत आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, इस तरह से कुछ पूछा गया है। सबसे पहले फाहियान आए, फिर हेंसयांग आए और अंत में आए टॉमस रो। तो इसका जो सही होगा वो होगा ए, 2-3-1। और आगे देखिए सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। तो ये पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला अंग्रेजों की सेना से पराजित हो गया था। और आगे प्रश्न देखते हैं इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। हड़प नीति किसकी देन थी भाई, लॉर्ड डलहौजी की। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं कि सही जोड़ी है उनका मिलान करना है। इंडियन नेशनल आर्मी, गदर पार्टी, मित्र मेला, होम रूल लीग और 4 उनके संस्थापक दे रखे हैं, किसने किसकी स्थापना की है। तो इसका सही जो होगा वो होगा 2-1-3-4, अर्थात इंडियन नेशनल आर्मी की जो स्थापना की वो सुभाष चंद्र बोस ने की, गदर पार्टी की लाला हरदयाल ने की, मित्र मेला की जो है वो बीडी सावरकर ने की, और होम रूल लीग की है एनी बेसेंट ने। तो 2-1-3-4 सही होगा। आगे देखते हैं कि मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे मेगास्थनीज। इंडिका तो बड़ा प्रसिद्ध नाम है, कई बार पूछा भी गया है। इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था। पहली बार साइमन कमीशन कब आया था, तो यह आया था 1928 में। और आगे प्रश्न देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य या पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। तो यह लाहौर अधिवेशन की बात है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहा कि हमें तो भाई पूर्ण स्वराज्य ही चाहिए। और आगे देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई। पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कब की गई, तो 1953 हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। खिलाफत आंदोलन से जब महात्मा गांधी जुड़ रहे थे तो किसने इसका विरोध किया था। तो इसका सही होगा मोहम्मद अली जिन्ना। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। काकोरी षड्यंत्र केस जो हुआ था उसमें कौन सा क्रांतिकारी संगठन शामिल था, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और प्रश्न देखिए कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। नागार्जुन सागर बांध के बारे में पूछा गया, तो यह है कृष्णा नदी पर। आगे चलते हैं, भूगोल के प्रश्न है कि भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। जो भरतपुर में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारा सही हो जाएगा। और आगे देखिए भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है। भिलाई इस्पात जो संयंत्र है वहां पर लौह अयस्क आता कहां से, दल्ली राजहरा। दल्ली राजहरा सही होगा हमारा। और देखिए कि दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है। दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है, ये प्रश्न है। तो सही नहीं है की बात की गई है, ध्यान दीजिए शब्दों पर, कई बार हम यहीं पर फंस जाते हैं। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा 2 और 3। 2 और 3 सही हो जाएगा, है ना। और आगे प्रश्न देखते हैं कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। श्वेत क्रांति के जनक कौन थे भारत में, डॉक्टर वर्गीस कुरियन।
डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। प्रश्न आगे देखिए कि किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, ब्याज दर, व्यक्तिगत कर या शेयरों की कीमत। तो इसका जो सही होगा वो होगा नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। और आगे देखिए कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? भारत की जो राष्ट्रीय आय होती है उसकी आकलन कौन सी संस्था करती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो ये तृतीयक होगा, है ना, तृतीयक इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं कि भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री थे उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव, और मनमोहन सिंह जी जो थे वो वित्त मंत्री थे। चलिए प्रश्न आगे देखिए कि भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो दंड प्रक्रिया संहिता। ये राज्य सूची में नहीं है तो फिर किस सूची में है? ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो इसका जो सही होगा वो होगा अर्ध संघीय संरचना। यह संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये हमारा सही हो जाएगा इसका। और आगे प्रश्न देखिए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 40, माफ करिए 40, अनुच्छेद 40 जो है वो भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। और आगे देखिए कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने। इसका सही जो होगा वो होगा बलवंत राय मेहता कमेटी। आगे चलते हैं कि कर्कटजनक रसायन से होता है। कर्कटजनक रसायन से होता है, क्या होता है भाई? कैंसर होता है। और देखिए कि त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? त्वचा की ऊपरी सतह अधिचर्म। चलिए और आगे प्रश्न देखते हैं कि बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? स्विच बंद होने पर। और प्रश्न देखिए कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध की एसआई इकाई के बारे में बात की गई है, तो ये ओम प्रतिरोध की एसआई इकाई है। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? नींबू खट्टा क्यों होता है? कौन सा उसमें अम्ल होता है? तो होता है साइट्रिक अम्ल। और आगे जो प्रश्न है कि अब ये मैथ का प्रश्न है कि एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक तक घट भी जाती है। 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? यह पूछा गया। तो इसका जो सही होगा वो होगा 10.8। 10.8 हमारा सही होगा। और ये जो प्रश्न है कि √1 + 27/169 बराबर 1 + x/13, तो x का मान पूछा गया है। इस प्रश्न का जो सही होगा वो होगा 1। और प्रश्न देखिए कि 37 सही 1/2 में कितने 1/8 है? 300। अगला प्रश्न √36.1/102.4, इसका सही क्या होगा? इसका सही होगा, इसको सरल करने पर आएगा 19/32। और प्रश्न देखिए कि 13 परिमाणों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है और आखिरी 7 का औसत 70 है, तो 7वें का परिणाम बताइए। 47 इसका सही आंसर होगा। दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ क्या है? दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है उचित निर्णय करना। शुद्ध बर्तनी का चयन कीजिए। जो शुद्ध बर्तनी में से छांटनी है तो इसमें क्या होगा? बहिष्कार। बहिष्कार सही होगा इसका। डी अगर सेट आपके पास है तो ए सही होगा। देखिए बही लिखा है, बही लिखा है और बाही लिखा है, तो ये तो गलत है। और आगे प्रश्न देखिए निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होगा? तीक्ष्ण का मतलब कुंठित। गजबदन, गज मतलब हाथी, हाथी के समान बदन किसका है? गणपति का। गणपति सही होगा। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए। कंटका किरण। कांटों से भरा हुआ इसके लिए है कंटका किरण। अब देखिए इंग्लिश का जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसको देखते हैं। तो इसमें है कि द ऑथर सेट peering into the darkness because, ये जो प्रश्न है इसका सही होगा he was afraid। और आगे द ऑथर jumped put out the bed because a cold breeze blew past his face। अगला प्रश्न ये है कि which one the following did the author do first? climbing into bed। गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड कीन। कीन के लिए एंटोनिम पूछा गया डल। गिव सिनोनिम
फॉर द फॉलोइंग वर्ड प्राइड, तो डिजेंटी होगा इसका सिनोनिम्स। आगे प्रश्न देखते हैं कि एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो वह महिला उसकी बहन होगी, बहन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न आगे देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। कुत्ता के काटने से रेबीज होता है, तो मच्छर के काटने से क्या होता है मेरे भाई, आप कहेंगे मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। तो मुनि है, नन है, पादरी है, ये सब जो है वो धार्मिक लोग हैं, और सूरवीर ये योद्धा हैं, तो ये अलग हो जाएगा, सूरवीर हमारा सही हो जाएगा। आगे एक रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है कि इसमें लिखा है COMPUTRONE को लिखा जाता है PMOCTUENOR, इसी प्रकार कुछ दे दिखा है एडवांटेज, उसको क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे हम AVDATNSEGA, डी सेट है तो डी ही आंसर आपका सही होगा, बाकी आप मिला लीजिए। मैं एक बार फिर बोल देता हूं कि AVDATNSEGA। और आगे चलते हैं तो योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया। नमस्ते ऐप किसने शुरू किया, तो ये किया है आयुष मंत्रालय ने। यदि 18 फरवरी 2015 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को, माफ करिए गलती हुई है थोड़ी, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, तो भाई रविवार इसका सही होगा। भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है, राजस्थान। राजस्थान सही आंसर होगा। और आगे देखिए, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, मास्टर कार्ड पर बैन लगा दिया गया। अगला प्रश्न, वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है, जापान। जापान का पासपोर्ट विश्व के सबसे जो शक्तिशाली पासपोर्ट है उनमें सबसे ऊपर है। अब प्रश्न देखिए कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया है। यह टोक्यो ओलंपिक जो है वो पैरा ओलंपिक की बात की गई थी, तो इसका सही होगा मरियप्पन थंगवेलु। 2021-22 से दूसरे क्वार्टर मतलब कि जुलाई से सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है। और आगे देखिए कि भारतीय सेना ने, माफ करिए ये प्रश्न को हम इसको सही फाइंड आउट नहीं कर पाए, थोड़ा डाउट था इसलिए हम आपको बता भी नहीं रहे हैं। आगे देखिए कि भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री खालिस्तान के नाम पर रखा है। अपनी फायरिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है, तो विद्या बालन इसका सही हो जाएगा आंसर। और आगे प्रश्न देखिए, निम्न में किस देश को थंडर ड्रैगन के नाम से, भूमि के नाम से जाना जाता है, थंडर ड्रैगन, तो भूटान। भूटान सही होगा। रियाद किस देश की राजधानी है, रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता, डीएमके। और वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है, तो आइसलैंड। आइस तो नाम से ही ठंडा है, वैसे भी शांति के मामले में सब टॉप पर है। और आगे प्रश्न देखिए कि कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है, तो तेलंगाना। तेलंगाना इसका सही हो जाएगा। और प्रश्न देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, द हेग में। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं स्थित हैं अपने मध्य प्रदेश में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है, क्षेत्रफल की दृष्टि की बात की गई है तो गोवा सबसे छोटा है। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, भाई 6 साल का होता है। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है जो है वो 24 अक्टूबर को। प्रसिद्ध नव कालेवारा उत्सव इनमें से किस राज्य में से संबंधित है, नव कालेवारा की बात की गई थी उड़ीसा से। और आगे देखिए निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है, हरित गृह गैस नहीं है बात की गई है, तो ये होगा नाइट्रोजन। और अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं, तो खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार जो है वो दिए जाते हैं। अगला जो है वो हिंदी के लिए पद्यांश है, गद्यांश पद्यांश है। और इसमें देखिए क्या है कि स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और
स्पर्णीय विशेषताएं पैदा करता है, कुछ इस तरह का है, जिसको पूरा पढ़ने का फिलहाल तो वक्त नहीं है, तो मैं प्रश्न पढ़ता हूं, उसके आंसर बताता हूं कि धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है, धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है? सभी धर्मों का आदर। इसका सही आंसर यही होगा। कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? क्योंकि इसमें सभी जातियों धर्मों वर्गों के लोगों ने भाग लिया था। सही आंसर यह होगा। उपर्युक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पर्णीय शब्द का अर्थ क्या है? तो प्राप्त करने योग्य। उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या बताया है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था? यह इसका सही होगा। उपर्युक्त गद्यांश में लेखक का उद्देश्य क्या था? तो लेखक का उद्देश्य था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना लेखक का उद्देश्य था। यह हमारा सही हो जाएगा। चलिए आते हैं जो दूसरा गद्यांश है उस पर आते हैं, तो उसके प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यह है कि शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई कि दायित्वपूर्ण चुनौती थी अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। यह सही होगा। आगे अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय क्या है? निरामय का पर्याय स्वस्थ। मानव को सृष्टि का लघु रूप माना है क्योंकि मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। इसका सही आंसर ये होगा। और आगे देखिए, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है, किसमें होता है? शायद शास्त्री में। मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। तो धन्यवाद प्यारे साथियों। ये जो कल पीईटी का पेपर हुआ था उसकी दूसरी शिफ्ट में जो डी सेट है इसकी आंसर की हमने देखी, आंसर शीट हमने देखी। सॉल्यूशन तो नहीं है, बस सिर्फ आंसर शीट है जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके कितने नंबर आए हैं। और ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, इससे कि हम आकलन यह भी कर सकें कि इसकी कट ऑफ क्या रहेगी, कि कितने नंबर जो है क्वालिफिकेशन के लिए रहेंगे। दोस्तों बहुत ही अधिक सावधानी बरती है, फिर भी अगर कोई कमी हो गई है छोटी सी तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आपसे। और जो भी कमी हुई हमको जरूर बताएं ताकि भविष्य में ऐसी कोई कमियां ना हो और हम उन पर उचित सुधार कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।